Good morning, everybody. Today we will read about verbs, elements of sentence, but for verbs. हिंदी में इन्हें कहते हैं क्रिया. In English, verbs are the words which denote some action or some doing. किसी कार्य का होना या करना पाया जाए. अब इसके काइंड्स. कितने प्रकार की वर्ब्स इंग्लिश में होती है? पहली से कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. सहायक क्रियाएं. दूसरा मेन वर्ब्स. मुख्य क्रिया, क्या काम हो रहा है जिसको ये मेन वर्ब्स बताएगी. तीसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज वे शब्द हैं जिनके ऊपर किसी भी जेंडर का या नंबर का, लिंग का या वचन का प्रभाव नहीं पड़ता. अब हम आज जब पढ़ेंगे वो चीज है हेल्पिंग वर्ब्स. पहली चीज हेल्पिंग वर्ब्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. नाउ वी विल डिजाइन अ टेबल हेल्पिंग वर्ब्स. पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए. इसके ठीक समानांतर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए. हेल्पिंग वर्ब्स के लिए पहला कॉलम रखना है, उसमें लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब्स और एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच दीजिए. किस सब्जेक्ट के साथ में यह हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी उस सब्जेक्ट की जानकारी हम यहां लिखेंगे. और इसके बाद में कौन कौन से टेंसेज यहां काम आएंगे उसकी जानकारी हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे. और तीसरे कॉलम में हम लिख देंगे टेंस. सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब है इच, यानी ह. सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट. कोई भी एक वचन करता वो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब रखेगा इच. टेंसेज प्रेजेंट के अंतर्गत सिंपल और कंटिन्यूअस, इन दोनों में ही इसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा. सिंपल में जनरली पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाएगा. कंटिन्यूअस में सामान्य एक्टिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जाएगा. दूसरा शब्द, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो है आर. ए आर ई. आर यानी है और इसका प्रयोग होगा यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में. ये भी प्रेजेंट, सिंपल और कंटिन्यूअस में प्रयुक्त होगा. तीसरा हेल्पिंग वर्ब वो है एम. ए
एम, एम का अर्थ होगा हूं, और इसमें एकमात्र सब्जेक्ट जो काम में आएगा वो होगा आई। उपयोग प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस में। चौथा हेल्पिंग वर्ब का शब्द आएगा हेज, H-A-S, हेज। हेज यानी रखता है, ती है, और इसके अलावा चुका है, चुकी है। इन 4 प्रकार के अर्थ इस हेज के निकलेंगे। शब्द जो सब्जेक्ट का काम आएगा वो होगा ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य शब्द जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आता है वो है हेव। हेव का अर्थ रखते हैं, ता हूं और ती हूं। दूसरा अर्थ चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं। इसमें सब्जेक्ट काम में आएगा आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट। जो भी बहुवचन के शब्द हैं उनके साथ में हेव का प्रयोग किया जाएगा। केवल मात्र एक शब्द आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ में हेव का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, इससे आगे है वॉच। था, थी, 2 प्रकार के अर्थ होंगे। इसके साथ में सब्जेक्ट होगा आई, ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका प्रयोग होगा पास्ट सिंपल और कंटिन्यूअस में। अगले शब्द जो हमारे सामने प्रयुक्त होंगे वो है वर, WERE, वर यानी थे। सब्जेक्ट इसमें काम में आएगा यू, वी, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट, और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पढ़ेंगे वो है हेड, HAD, हेड यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, और रखता था,
थी थी और ते थे। इतने प्रकार के अर्थ हेड से निकलेंगे। स्टार्ट हुआ इसमें ऑल सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में हेड का प्रयोग किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए एक शब्द है SHALL सेल। इसका अर्थ गा गे गी निकलेगा। और इसके साथ जो सब्जेक्ट्स काम में आते हैं वो है आई और बी। और फ्यूचर के जितने भी रूप हैं उन सभी में सेल का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर के लिए प्रयुक्त होता है वो है विल। WILL विल। आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, सी हो, इट हो, कोई एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। केवल और केवल आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग फ्यूचर में किया जाएगा। विल और शेल इन दोनों का अध्ययन हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी करेंगे, उस समय इनके विशिष्ट प्रयोग भी करेंगे। अब कुछ अन्य हेल्पिंग वर्ब्स जिनका अपने आप में स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन वे एक सप्लीमेंट के रूप में कार्य करती है, तो ऐसी जानकारी लेंगे। जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, लेकिन जब उसका नेगेटिव रूप बनता है, जब उसका इंटरोगेटिव रूप बनता है, तो उस स्थिति में हमारे सामने उसकी हेल्पिंग वर्ब जो प्रकट होती है वो है डज। अपने आप में इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ये डज ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में काम आती है। और इसका टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, फिक्स है। केवल और केवल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में इस डज को इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डू। डू का प्रयोग किया जाएगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट डिड। डिड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है, किसी एक के साथ में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड का प्रयोग किया जाता है। और ये होता है पास्ट सिंपल टेंस में। जनरली पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, लेकिन जब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, जब हमें नेगेटिव बनाना है, तो फिर डिड का प्रयोग किया जाएगा। अपने आप में
इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। वैसे डू जब एक मेन वर्ब के रूप में काम आती है तब जरूर उसका अर्थ निकलता है, लेकिन फिलहाल जब हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में काम आ रही है तो उसका अर्थ नहीं निकलता। हेल्पिंग वर्ब्स में कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जो सप्लीमेंट के रूप में काम में आती है, हम उनकी भी जानकारी लेंगे। सप्लीमेंट्री हेल्पिंग वर्ब्स, जो वर्ब्स पूरक सहायक क्रिया के रूप में काम आती है। पहली है बी। बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है, फ्यूचर एवं मॉडल्स के साथ में। जो मॉडल ऑक्सिलरी है उनके साथ में सप्लीमेंट्री हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बीइंग। बीइंग का प्रयोग कंटिन्यूअस, पैसिव रूप बनाने में काम में आता है। किसी भी वाक्य जो कंटिन्यूअस है उसका मैं पैसिव बनाना चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो तो बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा होता है बीन। बीन का प्रयोग परफेक्ट टेंस में परफेक्ट पैसिव फॉर्म के रूप में किया जाएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, दोनों में इनका प्रयोग किया जाएगा। ये अब तक हमने जो जानकारी प्राप्त की थी वो थी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। ओके, थैंक यू।